प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन कक्षाओं में फिर उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आपको जो भी ज्ञानार्जन करवाया, आशा करते हैं कि वो आपकी समझ में आया होगा, आप उनसे कुछ लाभान्वित हुए होंगे। आज फिर हम व्याकरण का एक नया बिंदु यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो बिंदु है कि शब्द शक्ति। आज का व्याकरण का एक बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, शब्द शक्ति। यानी प्रत्येक सार्थक जो शब्द होता है, हर शब्द का कोई ना कोई भाषा में अर्थ होता है। जैसे मैंने एक शब्द बोला राम, अब इसे श्रोता क्या समझेगा? या तो किसी मनुष्य का नाम है या किसी महापुरुष का नाम है। अयोध्या के राजा राम, सीतापति राम। इसी शब्द को मैंने उल्टा कह दिया मरा, तो इसी शब्द का भी एक अलग अर्थ हो गया। इसका अर्थ क्या है? मरा यानी चला गया, मर गया। तो प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निहित होता है और उस शब्द में जो अर्थ ग्रहण करने की शक्ति होती है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। तो एक साधारण सी परिभाषा क्या हुई? शब्द में निहित शक्ति। देखिए, शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द की शक्ति। शब्द या पद, इसमें जो अर्थ निहित होता है, समाहित होता है, उस अर्थ का बोध यानी ज्ञान कराने वाली शक्ति ही क्या कहलाती है? उस शब्द की क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। व्याकरण में या भाषा में प्रत्येक शब्द जो सार्थक होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। वक्ता कुछ बोल रहा है और श्रोता उसको अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार या अपनी योग्यता के अनुसार उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य ग्रहण करता है, समझ लेता है। तो उस अर्थ का बोध कराने वाली जो क्षमता है, वही उस शब्द की शक्ति कहलाती है। तो शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? शब्द में निहित शक्ति, शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा देखिए, परिभाषा वक्ता द्वारा, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों में शब्दों के अर्थ को बताने वाली शक्ति या बताने की क्षमता कि वे यानी शब्द, वे क्या अर्थ प्रकट करते हैं, क्या अर्थ प्रकट करते हैं या कर रहे हैं, और पाठक
या श्रोता, पाठक या श्रोता उसका क्या अर्थ ग्रहण कर रहा है, वह शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। ध्यान से देखिए, वक्ता जो कुछ शब्द बोल रहा है वो बताने वाली शक्ति कि वो क्या अर्थ दे रहा है, क्या अर्थ प्रकट करता है, श्रोता या पाठक उसका क्या अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो ये अर्थ बताने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 प्रकार देखिए। आचार्य मम्मट संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। पहली क्या है? अभिधा। पहली शब्द शक्ति है अभिधा, या यूं कहें कि आचार्य मम्मट ने जो शब्द शक्तियां बताई हैं वो कितने प्रकार की हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई है किसने? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई है। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली या बताने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं। पहले उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण यहां लिखेंगे कि गधा घास चर रहा है। इस तरह से तीनों शब्द शक्तियां इन 3 उदाहरणों से समझ सकते हैं। गधा घास चर रहा है, रमेश का मित्र गधा है। रमेश का मित्र गधा है। तीसरा देखिए, इस देश में गधे घास चरते हैं। या गधे घास खाते हैं और
सामने है। हमने 3 प्रकार की शब्द शक्तियों के बारे में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों उदाहरण। तो गधा घास चल रहा है, इसका सीधा साधा सरल अर्थ है, क्योंकि गधा क्या करता है, घास ही चलता है, तो इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। यह मुख्य अर्थ है, यानी जो बोल रहा है वक्ता, सुनने वाला एक साधारण अर्थ ग्रहण करेगा कि गधा घास चल रहा है या गाय घास चल रही है। एक साधारण मुख्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा अर्थ जो है श्रोता समझने में सक्षम नहीं है। सरल वाक्य है, गधा घास चल रहा है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ अर्थात जो बोला जा रहा है उसका सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि गधे का काम है घास चलना, इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार की और दूसरी शब्द शक्ति नहीं है। दूसरा अर्थ लीजिए, रमेश का मित्र गधा है। अब यहाँ पर गधा क्या है, लक्षण है। किसी भी मनुष्य का मित्र गधा नहीं हो सकता, लेकिन रमेश का जो मित्र है उसके लिए एक शब्द निहित हो गया, वो हो गया मूर्ख। अब अगर मैंने कहा कि मेरा मित्र गधा है, श्रोता ये समझेंगे कि किसी का मित्र गधा नहीं हो सकता, अर्थात मेरा मित्र या रमेश का मित्र क्या है, मूर्ख है। कोई संवेदना नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई विवेक अविवेक की बात नहीं, वो गधे के समान मूर्खता पूर्वक व्यवहार करता है। तो यहाँ गधा शब्द मुख्य अर्थ दे रहा है, वाच्यार्थन जो हम कह रहे हैं सीधा साधा अर्थ प्रकट कर रहा है। हमने यहाँ कहा कि रमेश का मित्र क्या है, गधा है, अर्थात इससे प्रकट हो रहा है कि लक्षण क्या है उसके लक्षण क्या है कि वो क्या है, मूर्ख है। इसलिए रमेश का मित्र क्या कहलाया, मूर्ख कहलाया, क्योंकि उसमें कोई बुद्धि या क्षीण बुद्धि है। तो लक्षण के आधार पर मित्र को क्या कहा, गधा कहा, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। अब देखिए, इसमें गधा भी है, घोड़ा भी है। ये तो कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा। ये अभिधा, इसको ही लक्षणा भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ लक्षण आया था। तो इसको छोड़िए लक्षणा, अभी दोनों लक्षण हैं। अब किस आधार पर कौन सी शब्द शक्ति है। इस देश में गधे घास खाते हैं। यहाँ गधों का मतलब क्या है, अकुशल या अयोग्य व्यक्ति। गधे का अर्थ क्या है, मूर्ख। मूर्ख का मतलब अकुशल, अयोग्य। राजनेताओं से संबंध भी कहा जा सकता है। तो यहाँ देखिए कि गधे क्या है, अकुशल है, अयोग्य। ये लक्षण है किसके, गधे के लक्षण है। अयोग्य होता है, अकुशल होता है, विवेकहीन होता है। तो इस देश की विडंबना क्या है कि गधे यानी अकुशल व्यक्ति तो क्या करते हैं, सुख सुविधाओं से पूरित होते हैं। लेकिन घोड़े का अर्थ क्या है, परिश्रमी या योग्य या कुशल कह सकते हैं। तो परिश्रमी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति तो क्या है, भूखे मर रहे हैं। तो इस पूरे में ही व्यंग्य निहित है। व्यंग्य किस पर, देश की अव्यवस्थाओं पर। देश में जितनी भी अव्यवस्थाएं चली आ रही हैं कि योग्य व्यक्ति, कुशल व्यक्ति जो है वो तो भूखे मरता है, जो परिश्रमी है। जैसे वर्तमान में देखिए, मजदूर जो कुशल थे, दूसरे राज्यों से किसी और राज्य में कमाने खाने आए थे, लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ, भूखे मरने लगे।
लगे। तो यहाँ देखिए घोड़े जो परिश्रमी थे, योग्य थे, आज उन्हें दाना पानी की भी किल्लत हो गई है। और इधर देखिए घास खा रहे हैं गधे, क्या कर रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास धन दौलत सुख सुविधाओं की कमी नहीं, वो आराम से जो है अपने घर बैठे हुए सुविधा पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो ये व्यंग्य, ये पूरा ही जो वाक्य है ये व्यंग्य प्रधान है। व्यंग्य किस पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि देश में गधे और घोड़े नहीं रहते हैं, केवल पशु ही नहीं रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। लेकिन यहाँ सज्जन और दुर्जन मनुष्यों पर व्यंग्य किया गया है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण। इसमें देखिए लक्षणा भी है, क्योंकि गधे और घोड़े क्या है, लक्षण है। लेकिन इस पूरे ही वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि ये सारा वाक्य जो है ये किसी देश की अव्यवस्थाओं की ओर हमें सूचित करता है। तो ये उदाहरण आपको समझाएगा, जहां पर वाक्य का साधारण अर्थ प्रकट होता है, मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो रही है। दूसरा है किसी व्यक्ति वस्तु के लक्षण को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके और शब्द का अर्थ लगाया जाए, वहां लक्षणा हो गई। जब दोनों ही शब्द शक्तियों में बाधा उत्पन्न हो, अर्थात ना तो अभिधा शब्द शक्ति और ना ही विलक्षणा शब्द शक्ति अपने अर्थ कराने में सक्षम हो, दोनों में बाधा उपस्थित हो और तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति निहित होती है। शब्द शक्ति, अब देखिए सबसे पहले शब्द शक्ति हम लेंगे अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता हो, वाच्यार्थ प्रकट होता हो या फिर अभिधेयार्थ प्रकट होता हो, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे महेश सदा सावधान रहता है। महेश सदा सावधान रहता है। दूसरा है बैल एक उपयोगी पशु है। इस तरह से साधारण अर्थ लिया गया है, इनके साधारण अर्थ हैं। तीसरा है लता सुंदर गाती है, या यूं कहें कि लता मधुर गाती है। इनमें देखिए जैसा वक्ता बोल रहा है, जैसा पाठक पढ़ रहा है, एक साधारण सा अर्थ निकल कर आता है कि महेश कैसा व्यक्ति है जो सदा क्या रहता है, सावधान रहता है। बैल उपयोगी पशु है। लता कैसा गाती है मधुर गाती है। तो इसमें इन वाक्यों में कोई अन्य अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है,
ये हो गई आपके अभिधा शब्द शक्ति, जो सीधा साधा साधारण अर्थ प्रस्तुत करती है। वो शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो आप इन उदाहरणों को एक बार देखिए। अगली क्लास में फिर इसके आगे हम इस बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।